हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। तो हम फर्दर डीसी जनरेटर के क्वेश्चंस को आगे करने वाले हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इन फ्यूचर जितने भी नोटिफिकेशंस हैं आप तक पहुंच सकें। लाइक भी जरूर किया करें, यदि आपको कंटेंट बढ़िया लगता है तो लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमें बताया गया है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है फुल लोड पर वो 250 वोल्ट है, 10 किलोवाट सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के लिए, है ना। मतलब ये इसकी रेटिंग है 250 वोल्ट और 10 किलोवाट। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर इज 255 वोल्ट, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ फुल लोड पर कितना है, 255 वोल्ट है ना। यदि आर्मेचर ब्रश ड्रॉप पर ब्रश हम 2 वोल्ट कंसीडर करें तो हमें लोड करंट को कैलकुलेट करना है, जनरेटर के लिए कितना लोड करंट हमें देखने को मिलेगा। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है तो कुछ इस तरीके से होता है। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, ये फील्ड कॉइल होती है, इसको सप्लाई अलग से देते हैं हम, अलग से डीसी सोर्स अप्लाई करते हैं और इसमें फील्ड करंट आईएफ फ्लो हो जाती है। इसके साथ ही यहाँ पे आर्मेचर कनेक्ट होगा, आर्मेचर कनेक्ट होगा और आर्मेचर से फ्लो होने वाली करंट कौन सी होगी, आर्मेचर करंट होगी। और यदि इसकी हम रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे हमें रेटिंग ऑलरेडी गिवन है इसकी 10 किलोवाट। ये कुछ लोड लगा हुआ है यहाँ पे, समझिए आप। और 10 किलोवाट की जो आउटपुट पे पावर है और 250 वोल्ट इसकी जो है सप्लाई हमें आउटपुट वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है इस जनरेटर के लिए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या बताना है, आर्मेचर ब्रश ड्रॉप हमें 2 वोल्ट गिवन है और लोड करंट बताना है जनरेटर के लिए, लोड करंट कितना होगा, यानी कि IA, यही हमारा IL है। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी। और इजी यानी कि जनरेटेड ईएमएफ कितना यहाँ पे 255 वोल्ट है, 255 वोल्ट दैट इज इजी, इसका वैल्यू है। तो यहाँ से हम आर्मेचर जो करंट, तो वो सेम करंट इसमें से लोड करंट है, इसमें से फ्लो होगी, इसमें से करंट फ्लो होगी, तो जो वही करंट होगी जो इस पावर से निकल के आएगी। तो पावर बराबर में क्या होता है, V इंटू आई। तो आई बराबर में क्या होगा, P अपॉन V। P की वैल्यू कितनी है, ये 10,000 ये हो जाएगा और अपॉन 250 ये आ जाएगा। तो 25 चौको 100, 40। तो आई का वैल्यू कितना आ गया, 40 एम्पियर आ गया, कितना, 40 एम्पियर आ गया। इसको ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी है, इसलिए हम कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पे जो लॉजिक हमने लगाया है वो इसी को इस पावर के माध्यम से ही सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज 40 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, एक 4 पोल लैप बाउंड डीसी जनरेटर है और इसमें जो फ्लक्स है पर पोल वो कितना है, 0.06 वेबर। इसके साथ ही ये रोटेट कर रहा है 500 आरपीएम पर प्राइम मूवर की सहायता से। तो जनरेटेड ईएमएफ कितना होगा यदि इसमें कंडक्टर कितने हो, 200 कंडक्टर यूज किए हों। तो जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला दैट इज 5ZNP अपॉन 60 इंटू ए। अब देखो चूंकि ये क्या है, लैप बाउंड जनरेटर है, तो लैप बाउंड जनरेटर में क्या होता है, A इक्वल टू P होता है फॉर लैप बाउंड, फॉर लैप। तो A और P आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जनरेटेड ईएमएफ कितना बचेगा, 5ZN अपॉन 60। तो 5 का वैल्यू कितना है, तो 0.06 हो गया। Z की बात करें तो 200 हो गया, N की बात करें तो N 500 हो गया, अपॉन 60 ये हो गया हमारा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 6 से ये कट गया, है ना। 0.01 बच रहा है, तो इसको 1 बनाने के लिए 2 जीरो और उड़ा देते हैं अपन। फाइनली तो कितना हमें मिला यहाँ पे, 100 वोल्ट। तो जनरेटेड ईएमएफ जो है वो कितना आ गया, 100 वोल्ट, क्योंकि 5 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया और एक जीरो का जीरो, तो 5 दूनी 10 और जीरो 100 हो गया। तो जनरेटेड ईएमएफ का वैल्यू कितना आया, 100 वोल्ट आया। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है फॉलोइंग ऑप्शन में से सेलेक्ट द डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर, यानी कि एसी और डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस है ये बताना है हमें, है ना। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है और एक करेक्ट डिफरेंस हमें बता के देना है कि कौन सा करेक्ट डिफरेंस दोनों के बीच में एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन है, इन डीसी जनरेटर आर्मेचर रोटेट, है ना। बिल्कुल सही बात है। डीसी जनरेटर में क्या होता है, जो आर्मेचर होता है ये रोटेट करता है,
आर्मेचर क्या होता है, पोल्स के बीच में रहता है, फील्ड पोल्स के बीच में रहता है और ये रोटेट करता है। तो डीसी जनरेटर के केस में तो आर्मेचर रोटेट करेगा, जनरेटर के केस में क्या करेंगे, इसको हम शाफ्ट को मैकेनिकली कपल्ड करके प्राइम मूवर से इसको मूव करवाएंगे, ठीक है। और फील्ड वाइंडिंग इज स्टेशनरी, बिल्कुल सही बात है, जो फील्ड वाइंडिंग होती है इन फील्ड पोल्स पर होती है और ये कैसी रहती है, ये स्टेशनरी होती है, मूव नहीं करती है। ये क्या है, डीसी जनरेटर का फिगर है, डीसी जनरेटर का फिगर है। तो दोनों चीज सही है। और अगर एसी के केस में हम बात करें तो एग्जैक्टली अपोजिट हैपन, यानी कि यदि एसी जनरेटर है, सिंक्रोनस जनरेटर एसी मान लो अपन, तो उस केस में क्या होता है, जो आर्मेचर होता है ना, आर्मेचर स्टेटर को कहते हैं, आर्मेचर किसको कहते हैं, स्टेटर को कहते हैं। और जो फील्ड होती है वो हम किस पे जो फील्ड होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है, वो हम किस पे रखते हैं, वो हम रोटर पे रखते हैं। फील्ड वाइंडिंग कहाँ कनेक्ट होती है, रोटर से कनेक्टेड होती है, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से हमें कनेक्ट देखने को मिलती है। ये फील्ड वाइंडिंग हो गई हमारी, है ना। और आर्मेचर वाइंडिंग कुछ इस तरीके से स्टेटर के स्लॉट्स में रखी जाती है। तो कुछ इस तरीके से, मतलब डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर या फिर सिंक्रोनस जनरेटर की बात करें, इन दोनों में जस्ट अपोजिट होता है। इसमें आर्मेचर रोटेट करेगा तो एसी जनरेटर के केस में आर्मेचर हमेशा स्टैटिक कंडीशन में रहेगा। और यदि अगर हम बात करें डीसी जनरेटर के केस में, यदि फील्ड वाइंडिंग फिक्स है लेकिन एसी जनरेटर के केस में फील्ड वाइंडिंग मूव करेगी। तो ये थोड़ा सा अंतर है। देखो ऐसे याद रखना, जो आर्मेचर होता है ना, आर्मेचर हमेशा पावर इनपुट या पावर आउटपुट से डील करता है। जहां पे हम सप्लाई देते हैं, जहां से हम सप्लाई लेते हैं, इस केस में दोनों की दोनों चीज को हम आर्मेचर ही कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर हैज ग्रूव ऑन इट्स सर्कमफेरेंस एंड ईयर डक्ट अलाउ ईयर, यानी कि यदि हम इलेक्ट्रिक जनरेटर के केस में बात करें तो जो सर्कमफेरेंस हम यूज करते हैं उसमें ईयर डक्ट्स होती हैं जो कि एयर को अलाउ करती हैं आर्मेचर के थ्रू फ्लो होने के लिए, विच सर्व कूलिंग पर्पज, जिनका यूज किस लिए होता है, कूलिंग पर्पज के लिए, क्या मतलब यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का कौन सा ऐसा भाग है जिसमें ग्रुप्स कटी होती हैं, एयर डक्ट्स से एयर पास हो जाए जिससे कि आर्मेचर जो है वो कूलिंग, मतलब प्रॉपर कूलिंग उसकी हो सके। तो आपने देखा होगा जो आर्मेचर होता है कुछ इस तरीके से, साथ में क्या है उसमें कूलिंग डक्ट रहती है, उसमें स्लॉट कटे हुए रहते हैं, ग्रुप्स कटी रहती हैं, जिसमें जो एयर डक्ट्स है जो एयर को अलाउ करती हैं जिससे कि जो आर्मेचर है, आर्मेचर ठंडा रहे, क्योंकि आर्मेचर में क्या है, वाइंडिंग करी जाती है। जनरेटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। तो वाइंडिंग करी जाती है, जो बाइंडिंग होगी तो वो हीट उत्पन्न होती है उसमें, और उसी केस में हम क्या करते हैं, इसको हम एयर डक्ट्स के साथ बनाते हैं जिससे कि जो एयर है वो इजीली पास हो जाए और जो मशीन है वो कम हीट करे जिससे कि टेम्परेचर एक मिनिमम कंडीशन में रहे, है ना। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा दैट इज आर्मेचर कोर। ये पूरा अरेंजमेंट हम आर्मेचर कोर पर करते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक 4 पोल लैप बाउंड डीसी जनरेटर है जिसमें जो फ्लक्स है 0.05 वेबर पर पोल है, और जब ये रोटेट करता है 500 आरपीएम की स्पीड से प्राइम मूवर की सहायता से, तो कितना ये हम जनरेट होगा यदि आर्मेचर कंडक्टर कितने हैं, 400 कंडक्टर है। तो देखो जो जनरेटेड ईएमएफ होगा दैट इज इक्वल टू 5ZNP अपॉन 60 इंटू ए। अब देखो चूंकि लैप बाउंड है तो ए इक्वल टू पी, 4 लैप बाउंड, 4 लैप बाउंड, तो ए से पी कट जाएगा, तो जनरेटेड ईएमएफ कितना आ गया, 5ZN अपॉन 60। तो 5 का वैल्यू रख लेंगे 0.05, और Z की बात करें तो कंडक्टर कितने हैं, 400 हैं, और स्पीड्स की बात करें तो 500 आरपीएम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और अपॉन 60 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। इसके बाद हम देखें तो एक जीरो से एक जीरो ये गया, इसके बाद हम क्या करते हैं, 2 जीरो ये उड़ा देते हैं जिससे कि इसको, ये पॉइंट है, ये पॉइंट हट जाएगा, 5 अकेला यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 5 का हम गुणा करेंगे 4 में दैट इज 20, 20 पन 100 दैट इज 100, और एक जीरो ये बचा तो 1000 हो गया अपॉन 6, इजी, है ना। तो 6 एकम 6, 4 बच रहा है, 6 छंग 36, फिर 4 बच रहा है, 6 छंग 36, तो कुछ इस तरीके से 166.67 वोल्ट आंसर हमें देखने को मिल जाता है, डेट इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक फ्लैट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक है
ऑफ ए डीसी कंपाउंड जनरेटर इज ऑब्टेन्ड बाय, है ना। देखो फ्लैट कंपाउंड होता है, अंडर कंपाउंड होता है, ओवर कंपाउंड होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड की ही कैटेगरी है। तो इनको हम अचीव कैसे करते हैं? तो बेसिकली हम करते क्या हैं, हम जो फील्ड होती है, जो फील्ड वाइंडिंग होती है, उसमें हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, और जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं ना, उनको एडजस्ट करके कम ज्यादा करके हम क्या करते हैं, जो एमएमएफ है या जो फ्लक्स है उसको कंट्रोल कर देते हैं। जैसे एमएफ कंट्रोल होगा तो फ्लक्स भी कंट्रोल होगा, फ्लक्स भी ऊपर नीचे होगा, और जब फ्लक्स कंट्रोल होगा तो जनरेटेड ईएमएफ को हम कंट्रोल कर लेंगे। ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो हम क्या करते हैं, कनेक्टिंग ए फिक्स्ड रेजिस्टेंस अक्रॉस द सीरीज फील्ड, connecting a variable resistance in parallel with shunt load, connecting a variable resistance across a series field। तो ऑप्शन इसमें जो सी है ये हमारा सही हो जाएगा। हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लेते हैं सीरीज फील्ड के साथ में, है ना। जब हम सीरीज फील्ड के साथ में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो उससे जो है एन यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स रेगुलेट होंगे, इससे फ्लक्स रेगुलेट होगा, और जब फ्लक्स कम ज्यादा होगा तो जो इजी जनरेटेड ईएमएफ है हम इसको भी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसी कनेक्टेड रजिस्टर की सहायता से हम कंपाउंड जनरेटर को फ्लैट कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड, इसके बाद ओवर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड, इसी मैकेनिज्म से हम इसको अंडर कंपाउंड, इन तीनों तरीकों से ऑपरेट कर सकते हैं अंडर कंपाउंड। तो ये तीनों टाइप किसके हैं, ये कम्युलेटिव कंपाउंड के हैं, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन, है ना। तो इस तरीके से हमें इस अरेंजमेंट्स को देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, यदि 8 पोल हैं एक जनरेटर में और 960 आर्मेचर कंडक्टर रखे गए हैं, 20 मिली वेबर पर पोल फ्लक्स हमें देखने को मिलता है, और ये रोटेट कितने आरपीएम पे कर रहा है, 500 आरपीएम पे। तो आर्मेचर को हमने कैसे कनेक्ट किया है, सिंप्लेक्स लैप कॉइल, तो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ बताना है। तो सिंप्लेक्स लैप कॉइल यानी कि नॉर्मली लैप बाइंडिंग करी गई है। सिंप्लेक्स लैप कॉइल में क्या होता है, सिंप्लेक्स लैप कॉइल के केस में क्या होता है, ए इक्वल टू पी, कुछ इस तरीके से हमें अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो इजी दैट इज इक्वल टू 5ZNP अपॉन 60 इंटू ए। तो ए से पी कट गया, तो इजी बराबर में 5ZN अपॉन 60 बच रहा है, 5 का कितना है 20 इंटू 10⁻³ जेड की बात करें हम तो जेड है हमारे पास 500 हमारे पास 960 है, कितना है 960, और आरपीएम कितने 500 अपॉन 60 ये हो गया हमारा। एक जीरो से एक जीरो गया, 6 एकम 6, 6 चंग 36, 16 ये गया यहाँ पे, और 10⁻³ ये 3 जीरो ये उड़ गए यहाँ से, तो 16 तिया 16 दूनी 32, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 16 दूनी 32, 32 इंटू 5 160 वोल्ट आ जाएगा यहाँ से, 5 दूना 10, 5 ते 15 और 1 16। तो जनरेटेड ईएमएफ कितना आ गया हमारे पास, 160 वोल्ट आ गया। दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक फील्ड कॉइल है 6 पोल डीसी जनरेटर की, और इसमें प्रत्येक में जो टर्न है वो कितने 500 टर्न है ना। प्रत्येक में मतलब जो फील्ड कॉइल है 6 पोल डी जनरेटर की, और इसमें क्या है प्रत्येक में 500 टर्न हमें गिवन है। तो एक पोल पे कितना है 500 टर्न है, तो फिर 6 पोल पे कितने टर्न होंगे, तो 500 इंटू 6 दैट इज 3000 टर्न, है ना। 3000 टर्न हमें देखने को मिल जाएंगे। अगर when the field is excited there is a magnetic flux of 0.2 वेबर पर पोल, है ना। तो जो फ्लक्स रहेगा इसको φ1 ले लेते हैं अपन, तो 0.2 वेबर पर पोल है, तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 6 पोल है, एक पोल का 0.2 है तो 6 पोल का कितना हो जाएगा 1.2 वेबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखें, if the field circuit is opened in 0.02 second and residual magnetism is 0.002 वेबर पर पोल, तो जो रेसिडुअल फ्लक्स होगा वो कितना निकल गया जाएगा, टोटल रेसिडुअल फ्लक्स, तो 0.002 इंटू 6, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.012, ये रेसिडुअल फ्लक्स आ गया। इसकी वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल गई। तो
बताना है कि एवरेज वोल्टेज कितना इंड्यूस्ड होगा, तो दैट इज ई बराबर में एन डी फाई अपॉन डी टी। अब जो फाई है ये रेसिडुअल फ्लक्स है और ये फाई 1 है, तो चेंज इन फ्लक्स कितना हो रहा है, 1.2 में से माइनस कर देंगे हम 0.012, है ना। इसी तरीके से इसको माइनस कर देते हैं, तो यदि हम माइनस करें 1.2 माइनस 0.012, तो इसका वैल्यू आएगा 1.18, 1.188। इस तरीके से हमें वैल्यू देखने को मिल जाती है। एन की वैल्यू की बात करें तो 500 टर्न ऑलरेडी गिवन है, 1.188, और टाइम हमें कितना गिवन है 0.02, है ना। तो हमने क्या किया 1.2 में से माइनस कर दिया 0.012 को, और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे 500 से, इंटू 500, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 0.02 से। इसकी जो वैल्यू आएगी फाइनली, जो ई की वैल्यू आएगी दैट इज 29.7 किलोवाट। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पे 0.2 था ना, यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन बाद में कुछ हुआ है, इसमें 0.02 वेबर पर पोल लेना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि आंसर इसमें से हमारा करेक्ट मैच करे, और तब जाके क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ये वाला बनेगा डी। लेकिन यदि हम क्वेश्चन को यही वैल्यू लेके चलें क्वेश्चन से, तो हमारा आंसर ये वाला आएगा। यदि हम इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लेके चलेंगे, है ना, 0.02 वेबर पर पोल, जो इनिशियल हम बात कर रहे हैं फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की, वो इस तरीके से रहेगा। तो क्वेश्चन इसके हिसाब से करोगे तो आंसर अलग आएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके करोगे तो आंसर फिर अपन को क्वेश्चन के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। तो मैंने इसके हिसाब से किया है, ना कि इसके हिसाब से। मैंने इसके हिसाब से नहीं किया, मैंने क्वेश्चन के हिसाब से किया है। तो क्वेश्चन के हिसाब से 29.7 किलोवाट हमारा आंसर, जो सॉरी किलोवाट नहीं रहेगा, किलो वोल्ट रहेगा, है ना। तो इस तरीके से हमें ये देखने को मिल जाएगा, है ना, क्योंकि वोल्ट में है ना ये ई बराबर में क्या है, वी बराबर में एन डी फाई बाई डी टी, इसी तरीके से ई बराबर में एन डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। तो ये हमारा जो आंसर है वो ये वाला हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू ए डीसी सीरीज मोटर इफ द सीरीज वाइंडिंग आर शंटेड बाय ए वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखो डीसी सीरीज मोटर है हमारे पास, डीसी सीरीज मोटर है, कुछ इस तरीके से सीरीज कॉइल हो गई इसकी। हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ में क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे रहे हैं। जैसे ही वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट हुई, हम जैसे इसको सप्लाई देंगे, प्लस माइनस से कनेक्ट करेंगे, तो इसमें से फ्लो होने वाली जो करंट है उसकी वैल्यू क्या है, कम हो जाएगी। जब आई का वैल्यू कम हो गया, सीरीज फील्ड में से फ्लो होने वाली जो करंट है उसकी वैल्यू घट गई, तो सिंपल सी बात क्या है, फाई ऐसी की वैल्यू भी घट जाएगी, ये भी रिड्यूस कर जाएगी। और जब ये रिड्यूस करेगी तो हमें पता है कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फाई, है ना, तो ई इज इक्वल टू के एन फाई में देखने को मिलता है। यदि हम फ्लक्स रिड्यूस करते हैं, तो सिंपल सी बात है स्पीड हमारी इंक्रीज कर जाएगी। यही रिलेशन है फ्लक्स और स्पीड के बीच में। यदि हम फ्लक्स को कम करेंगे तो स्पीड हमारी बढ़ेगी, तो स्पीड ऑफ द मोटर विल इंक्रीज, है ना, स्पीड क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इन डीसी जनरेटर कम्यूटेशन कैन बी इम्प्रूव बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो डीसी जनरेटर के केस में यदि हम कम्यूटेशन की बात करें, तो कम्यूटेशन बेसिकली होता क्या है, रिवर्सल ऑफ करंट। जैसे ही जो आर्मेचर के कंडक्टर हैं, वो क्यू एक्सिस को अगर यदि जैसे क्रॉस करेंगे क्यू एक्सिस को, तो उसमें क्या होता है, उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। यानी कि यहाँ से करंट क्या है, ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है। यानी कि जैसे ही क्यू एक्सिस के अलोंग रोटर जो है रोटेट करने के लिए हुआ, तैसे ही करंट की डायरेक्शन जस्ट रिवर्स होने की तरफ हुई। तो इसी को हम कम्यूटेशन कहते हैं, यानी कि रिवर्सल ऑफ करंट इज कॉल्ड कम्यूटेशन। लेकिन कम्यूटेशन में प्रॉब्लम बहुत सारी आती हैं, स्पार्क वगैरह भी इसमें होती है, रिएक्टेंस वोल्टेज वगैरह भी जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन करंट है, कुछ टाइम भी लेगा। तो चेंज इन करंट और टाइम दोनों प्रेजेंट होने से क्या होता है, यहाँ पे एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है ना। V बराबर में क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। तो कॉइल है, कुछ इंडक्टेंस होगा इसका, करंट इसमें से ऑलरेडी फ्लो कर रही है, चेंज हो रही है टाइम के साथ, और कुछ टाइम भी यहाँ पे लग रहा है। तो इस कारण से यहाँ पे क्या है,
रिएक्टेंस वोल्टेज आ जाता है। एल टर्म यूज किया इसलिए कौन सा वोल्टेज होगा, रिएक्टेंस वोल्टेज हो जाएगा। तो यदि हम बात करें कम्यूटेशन की इंप्रूव करने के लिए तो हम इसमें इंटरपोल का यूज करते हैं। इसी क्यू एक्सिस के अलावा हम क्या करते हैं, इंटरपोल, एक पतले से पोल हम यूज कर लेते हैं दोनों साइड से, और जो पोल्स, इन पोल्स में जो वाइंडिंग हम यूज करते हैं वो कनेक्ट होती है सीरीज में आर्मेचर के साथ में, कुछ इस तरीके से। जैसे कि ये आपकी क्या हो गई, आर्मेचर वाइंडिंग हो गई। क्या हो गई, आर्मेचर वाइंडिंग हो गई। जस्ट इसके रिवर्स डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, हम इंटरपोल वाइंडिंग कनेक्ट कर देंगे सीरीज में, इंटरपोल वाइंडिंग। यानी कि यदि आर्मेचर का फ्लक्स फाई ए है, वो इस डायरेक्शन में है, तो इंटरपोल का जो फ्लक्स रहेगा इंटरपोल वाइंडिंग से, वो फ्लक्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगी, है ना। यानी कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की तरफ इनकी टेंडेंसी रहेगी। तो यदि हम बात करें यूजिंग इंटरपोल्स, तो बिल्कुल हम इनका यूज करते हैं। और शिफ्टिंग ब्रश इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर, देखो जनरेटर की बात करी गई है, तो जो ब्रशेस होंगे यानी कि एमएनए, जो ब्रश एक्सेस होती है, इसी को क्या कहते हैं, एमएनए कहते हैं। तो जो एमएनए होगा वो शिफ्ट कहाँ करेगा, जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है आर्मेचर की, उसी डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर, है ना। तो कम्यूटेशन वैसे एक बहुत बड़ा मेजर इशू है, हमारी डीसी जनरेटर हो या मोटर हो, कहीं भी हो, कम्यूटेशन में फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं, कंपनसेटिंग बाइंडिंग हम यूज करते हैं। डी एक्सेस के अलोंग जो कम्यूटेशन प्रॉब्लम, इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। और वहीं यदि क्यू एक्सेस की बात करें तो क्यू एक्सेस के अलावा हम किसका यूज करते हैं, क्यू एक्सेस के अलावा हम इंटरपोल का यूज करते हैं। तो दोनों चीजें पता होनी चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि डैश देन डीसी विल स्टॉप द जनरेटर वोल्टेज जनरेशन प्रोसेस, है ना। यानी कि इसमें वोल्टेज बिल्डअप की बात कर रहे हैं, जो शंट जनरेटर हम करते हैं। शंट जनरेटर हम क्या करते हैं, हम वोल्टेज बिल्डअप की बात करते हैं, वोल्टेज बिल्डअप की बात करते हैं, ठीक है ना। देखो वोल्टेज बिल्डअप कब नहीं होगा, यानी कि वोल्टेज बिल्डअप कब नहीं होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं जब जो स्पीड है मोटर की या जनरेटर की, क्योंकि जनरेटर ही रहेगा यहाँ पे, वोल्टेज बिल्डअप जनरेटर में करेंगे, जनरेटर की स्पीड जो है वो क्रिटिकल स्पीड से कम होगी, तब वोल्टेज का जनरेशन हमें नहीं मिलेगा, वोल्टेज बिल्डअप में देखने को नहीं मिलेगा। जब रेसिडुअल फ्लक्स जो है, रेसिडुअल फ्लक्स जो है वो इक्वल टू 0 हो जाए, इस केस में भी जनरेटर जो है वो वोल्टेज जनरेट नहीं करेगा, है ना। वोल्टेज जनरेटर, जो वोल्टेज को जनरेट करने वाला जनरेटर है, वो वोल्टेज जनरेट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि रेसिडुअल फ्लक्स 0 हो गया, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फाई। जब फ्लक्स ही 0 हो गया तो यहाँ पे ई का वैल्यू 0 तो होना स्वाभाविक है। तो एक प्रॉब्लम ये हो गई। तीसरी ये है कि जो फील्ड रेजिस्टेंस है, क्रिटिकल फील्ड, जो फील्ड रेजिस्टेंस है, यदि ये क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से अधिक हो जाती है, इन दैट केस तब भी हमारा जो है वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। चौथा केस है, यदि जो रोटेशन है वो रिवर्स हो जाए, रोटेशन कैसा हो जाए, रिवर्स हो जाए, इन दैट केस तब भी हमारा जो है जो वोल्टेज का जनरेशन है वो पॉसिबल नहीं होगा। तुमसे पूछा गया है विल, मतलब डैश देन डीसी विल स्टॉप द जनरेटर वोल्टेज जनरेशन प्रोसेस, है ना। यदि वैल्यू ऑफ फील्ड रेजिस्टेंस बिकम लेस देन द क्रिटिकल रेजिस्टेंस, है ना। तो यदि फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू की रेजिस्टेंस से कम हो जाती है तो इस केस में स्टॉप नहीं, बिल्कुल इस केस में तो बराबर होगा, है ना। अगला ऑप्शन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ फील्ड रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, बिल्कुल जैसे ही हम फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे क्रिटिकल वैल्यू से, इन दैट केस जो जनरेटर है वो स्टॉप कर देगा वोल्टेज की जनरेशन की प्रोसेस को। तो इसके लिए आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर इज ए सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर केस में क्या होता है, ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गई हमारी, इसी के साथ पैरेलल में क्या करते हैं, हम फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट कर देते हैं शंट में। आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग आपस में शंट में कनेक्टेड होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, डीसी शंट जनरेटर कहते हैं, और ये सेल्फ एक्साइटेड कैटेगरी में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, एक 100 किलोवाट 200 वोल्ट लॉन्ग शंट कम्यूटेटिव कंपाउंड हैज ए नेग्लिजिबल आर्मेचर रेजिस्टेंस, है ना। तो देखो इसको देखते हैं अपन, कुछ इस तरीके से लॉन्ग शंट कंपाउंड है, ये कुछ इस तरीके से है, लॉन्ग शंट कम्यूटेटिव कंपाउंड है। अब इसमें बोला गया है, इसकी जो रेटिंग है 100 किलोवाट है और 200 वोल्ट है,
ये लोड लगा है यहाँ पे कुछ, और लोड की रेटिंग हमें इसको यहाँ पे दिखाने को मिल जाती है। तो आई बराबर में कितना हो जाएगा, इस तरीके से 0.200, जीरो से जीरो गई, आई बराबर में देखने को मिल जाता है कितना, 500 एम्पियर, है ना, कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो नेगलिजिबल आर्मेचर रेजिस्टेंस आर का वैल्यू लगभग जीरो हो गया, अप्रोक्सीमेटली जीरो हो गया, है ना, और बाकी इन्फॉर्मेशन ने प्रोवाइड नहीं करी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसी को जो है मेन जो है करंट हम उसको कंसीडर कर लेंगे, सप्लाई करंट, है ना, 500 एम्पीयर, क्योंकि इसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होगी। तो फाइनली जो IA है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू IL, यही IL के समांतर हम मान लेंगे, दैट इज ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेपरेटली एक्साइटेड ए जनरेटर में जो प्राइम मूवर होता है वो कनेक्टेड किससे होता है, तो ये आर्मेचर से कनेक्टेड होता है। प्राइम मूवर हमेशा आर्मेचर से ही कनेक्ट रहेगा ना, आर्मेचर से शाफ्ट निकली रहेगी, आर्मेचर से क्या है, शाफ्ट निकली रहेगी, और इसी शाफ्ट से मैकेनिकली कपल्ड कर देते हैं प्राइम मूवर को। मैकेनिकली कपल्ड किसको कर देते हैं, प्राइम मूवर को। ये प्राइम मूवर हो गया हमारा, ये प्राइम मूवर हो गया, और ये हमारा आर्मेचर हो गया। कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, मैकेनिकली कपलिंग कर देते हैं दोनों की। तो क्या होता है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में क्या होता है, जो प्राइम मूवर होता है वो आर्मेचर से कनेक्टेड होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि इन डीसी मोटर, किसी डीसी मोटर में फैराडे लेंज रिलेशनशिप है, वो अप्लाई होता है ट्रायंगुलर शेप फ्लक्स वेव पे, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। देखो लेंज लॉ और फैराडे लॉ का मतलब क्या है, तो V बराबर में क्या है, N डी फाई अपॉन डी टी। यदि हम यहाँ माइनस साइन यूज कर देंगे, ये तो लेंज का लॉ था लेकिन माइनस हमने जैसे यूज किया तो क्या हो गया, ये फैराडे का लॉ था, जैसे माइनस साइन यूज किया ये लेंज का नियम भी साथ में ऐड हो गया। फैराडे लॉ क्या कहता है, चेंजिंग फ्लक्स जब भी हमें देखने को मिलेगा तो उस केस में हमें क्या, वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, है ना, किसी भी कॉइल्स के थ्रू। तो कॉइल्स होंगे तो इसमें टर्न्स वगैरह भी यूज होंगे, इसलिए एन का टर्म हमें देखने को यहाँ मिल जाता है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ट्रायंगुलर वेव का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, स्क्वायर वेव होता है, स्क्वायर वेव होता है, या फिर इसको हम रेक्टेंगल वेव भी कह सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर शेप वोल्टेज वेव, कुछ इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा इस केस में। क्यों, क्योंकि जो ट्रायंगुलर का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे ना, डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे ना, तो उस केस में स्क्वायर वेव भी हमें या रेक्टेंगुलर वेव भी हमें देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ डीसी मशीन इज ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग में होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उसी को हम कम्यूटेटर की सहायता से बाहर निकाल लेंगे इन केस ऑफ जनरेटर। अगर मोटर का केस है तो जो हम कम्यूटेटर यूज कर रहे हैं, कम्यूटेटर के थ्रू हम सप्लाई इनपुट करवाएंगे और आर्मेचर में जो है करंट हमें देखने को मिलेगी और मोटर जो है वो रोटेट करेगी। अगला क्वेश्चन है, पोल पिच किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, तो पोल पिच का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन नंबर ऑफ पोल, टोटल नंबर ऑफ पोल। और यदि हम बात करें पोल पिच की, ये पोल पिच का फॉर्मूला है, तो पोल पिच कितनी होती है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल हमें देखने को मिलती है, इलेक्ट्रिकली 180 डिग्री होती है, यानी कि एक पोल से दूसरे पोल की डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड पोल पिच। और पोल पिच क्या बताता है बेसिकली, जैसे कि मान लो कोई ये मोटर है, उसका ये आर्मेचर स्लॉट्स, हमने 3 स्लॉट रखे हुए हैं ऊपर और 3 स्लॉट रखे हुए हमने नीचे, और इसमें क्या है, हमने एक फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करके कुछ इस तरीके से रखी है, ये पोल एन है, ये एस है। तो अगर हम बात करें किसकी, पोल पिच की, तो यानी कि जो एक सिंगल पोल है इसके अक्रॉस मतलब कितना एरिया बटा हुआ है, कितने स्लॉट्स आ रहे हैं, उसी को हम पोल पिच कहते हैं। तो नंबर ऑफ स्लॉट कितने हैं, 6 हैं, और नंबर ऑफ पोल कितने हैं, 2 हैं, तो एक पोल के अक्रॉस हमें कितने, 3 स्लॉट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि एक पोल के अक्रॉस कितने स्लॉट हमें देखने को मिल रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द पोल। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द योक ऑफ लो स्ट्रैंड डीसी मशीन इज मेड ऑफ, यानी कि जो योक होती है ना, योक यानी कि जो बाहरी हिस्सा जो मैकेनिकली जो स्ट्रेंथ है मशीन को वो प्रोवाइड करता है, तो ये लो स्ट्रेंथ किस मटेरियल से बनी होती है, तो ये हमेशा कास्ट आयरन से बनी होती है, यदि लो स्ट्रेंथ है, लो स्ट्रेंथ की मशीन है या लो पावर की मशीन है उस केस में, है ना। यदि हाई स्ट्रेंथ की बात करें, हाई स्ट्रेंथ के केस में, हाई स्ट्रेंथ की यदि मशीन है तो उसके केस में हम इसको बनाते हैं
कास्ट स्टील और रोल्ड स्टील की। कास्ट स्टील की बना लो या फिर रोल्ड स्टील की बना लो, ठीक है। लार्ज मशीन के केस में इसको यूज करते हैं, ये स्मॉल मशीन के केस में यूज कर रहे हैं डीसी के लिए, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाउ आर द इंटरपोल वाइंडिंग कनेक्टेड इन अ डीसी जनरेटर। तो जो इंटरपोल वाइंडिंग होती है, जैसे कि ये हमारा आर्मेचर हो गया, ये हमारा मेन पोल हो गया, और जो क्यू एक्सिस है, क्यू एक्सिस के अलोंग ही हम क्या करते हैं, हम इंटरपोल वाइंडिंग हम यूज करते हैं। इंटरपोल यूज करेंगे और इनके ऊपर हम इंटरपोलर वाइंडिंग यूज करेंगे। कुछ इस तरीके से पतले पोल होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंटरपोल कहते हैं। तो इन इंटरपोल की बात कर रहे हैं, हाउ आर द इंटरपोल वाइंडिंग कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर। तो इन सीरीज विद द आर्मेचर एंड अपोजिट पोलैरिटी अहेड ऑफ द अप्रोचिंग पोल। देखो जनरेटर का केस है, जनरेटर का केस है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको सीरीज में तो आर्मेचर के साथ ही हम कनेक्ट करते हैं। जैसे कि ये एन पोल है, ये एस पोल है। अब ये क्या है, ये जनरेटर है। तो जनरेटर के केस में क्या होता है, जो जो ये पोल होगा ना, वो जो नेक्स्ट पोल होगा ना, उसी की पोलैरिटी हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इन सीरीज विथ द आर्मेचर एंड ऑफ अपोजिट पोलैरिटी अहेड ऑफ द अप्रोचिंग पोल। नहीं, अपोजिट पोलैरिटी नहीं है, हम सेम पोलैरिटी यूज करते हैं। जैसे कि जो अहेड यानी कि आगे वाला पोल है, उसकी सेम पोलैरिटी हम यूज करेंगे किसके लिए, कम्यूटेटिंग पोल के लिए, है ना, या इंटरपोल के लिए। तो इसके लिए ऑप्शन जो बी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इन सीरीज विद द आर्मेचर एंड ऑफ द सेम पोलैरिटी अहेड ऑफ द अप्रोचिंग पोल। तो इसकी पोलैरिटी जो है वो डिसाइड होती है किससे, मेन पोल से। जनरेटर है तो जो आगे का पोल है उसकी पोलैरिटी होगी, है ना। मोटर है तो उसके केस में जो आगे का पोल है उसकी विपरीत पोलैरिटी होगी, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए गुड जनरेटर द वैल्यू ऑफ कमर्शियल एफिशिएंसी मे बी। यानी कि एक अच्छे जनरेटर के लिए जो कमर्शियल एफिशिएंसी है वो कितनी है। तो जितनी ज़्यादा हो सकती है उतना हम टारगेट करते हैं, 95%। गुड जनरेटर का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, टर्म ध्यान में रख के चलेंगे। तो हम तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी हो, कोई मशीन हो फिर वो, तो एज हाई एज 95%। अगला क्वेश्चन है, द आर्मेचर ऑफ ए डीसी जनरेटर है टू लेयर लैप बाइंडिंग प्लेस्ड इन 72 स्लॉट्स एंड 6 कंडक्टर स्लॉट, है ना, विथ 6 कंडक्टर स्लॉट। यानी कि यदि हम टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर की बात करें तो स्लॉट और कंडक्टर कितने हो जाएंगे टोटल, तो 72 स्लॉट है इनटू 6 कंडक्टर, यानी कि हर स्लॉट में 6 कंडक्टर हम यूज रख रहे हैं। जेड यानी टोटल कंडक्टर हो रहा है यहाँ पे 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, 42 और 43, तो टोटल 432 कंडक्टर हमारे देखने को मिलेगा। टोटल कितने, 432 कंडक्टर है। क्योंकि देखो ये हम बाइंडिंग जो यूज कर रहे हैं टू लेयर बाइंडिंग है, यानी कि टू लेयर बाइंडिंग का मतलब क्या है कि एक स्लॉट में एक साथ दो कंडक्टर हम रखेंगे, कंप्लीट जो कंडक्टर है वो दो कंडक्टर रखेंगे। तो फाइनली जो नंबर ऑफ हमें क्या कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार का हमें कैलकुलेशन करके दिखाना है। तो नंबर ऑफ कैलकुलेटर जो कम्यूटेटर बार है ये ट्वाइस हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि डबल लेयर है, वाइंडिंग कैसी डबल लेयर है। तो एक कंडक्टर एक स्लॉट में हम दो कंडक्टर को रखेंगे, इसीलिए 432 हमारा ये निकल के आ जाएगा। तो n बराबर में कितना हो जाएगा, 432 अपॉन 2, तो 2 एकम 2 दूनी 4, है ना, 216 आ गया फाइनली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 216। यानी कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ 216 कम्यूटेटर बार की रिक्वायरमेंट होगी किसी भी आर्मेचर के लिए, है ना, इस केस में क्वेश्चन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कॉज ए डिक्रीज इन टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए शंट जनरेटर। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि कॉज नहीं करता है शंट जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज के कम होने के लिए। देखो आर्मेचर रिएक्शन की बात करें तो आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है, फ्लक्स जो है ना, आर्मेचर फ्लक्स, ये इफेक्ट करेगा किसको, फील्ड फ्लक्स को, मेन फ्लक्स को, या फिर तो इससे ये क्या है, कम हो जाएगा। तो जब मेन फ्लक्स या फील्ड फ्लक्स कम हो गया तो जो ई है यानी कि ईएमएफ है ये कम हो जाएगा। ईएमएफ कम होगा तो टर्मिनल वोल्टेज भी कम हो जाएगा, है ना। यदि हम फील्ड करंट की रिडक्शन की बात करें तो यदि फील्ड करंट का रिडक्शन होगा यदि, तो फील्ड फ्लक्स का रिडक्शन भी होगा, और सेम केस हमें देखने को मिलेगा इस केस में भी। आर्मेचर रेजिस्टेंस की बात करें, यदि हम आर्मेचर रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो आर्मेचर रेजिस्टेंस के बढ़ाने से भी क्या है, जैसे ही हम आर्मेचर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमारा वोल्टेज है वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ई बराबर में क्या होता है, ई बराबर में सॉरी टर्मिनल वोल्टेज की बात करें तो वी बराबर में ई माइनस आई ए इंटू आर ए।
भाई जैसे ही हमने आर्मेचर रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो ये टर्मिनल वोल्टेज हमारा डिक्रीज कर गया। लेकिन जो आर्मेचर रिएक्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता टर्मिनल वोल्टेज पे, ये कभी भी डिक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। तो ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक 4 पोल डीसी जनरेटर 20 एम्पियर है जो दे रहा है किसी लोड को 10 ओम के लोड को। यदि आर्मेचर रेजिस्टेंस इतनी है और शंट फील्ड रेजिस्टेंस इतनी है तो बताना है कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो कितना होगा यदि ब्रश ड्रॉप 1 वोल्ट पर ब्रश है। तो देखो थोड़ा सा समझेंगे क्वेश्चन को। डीसी जनरेटर है और शंट फील्ड रेजिस्टेंस इसमें गिवन है ऑलरेडी, तो शंट वाइंडिंग हम बना लेते हैं। इसमें कितनी है शंट वाइंडिंग की वैल्यू 50 ओम, और यदि आर्मेचर रेजिस्टेंस की बात करें दैट इज 0.5 ओम। ये रहा हमारा, है ना, कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लोड वगैरह लगा हुआ है, और ये जो लोड है इसको 20 एम्पियर का जो है करंट मिल रहा है जनरेटर से, और इसकी वैल्यू कितनी है, लोड की वैल्यू कितनी है 10 ओम है। कितना है 10 ओम। तो यदि हम यहाँ पे वोल्टेज की बात करें तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना होगा, V बराबर में आई यार तो 200 वोल्ट। और अगर इसमें 200 वोल्टेज है तो इसमें फ्लो वाली करंट कितनी होगी, जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज इस पॉइंट का होगा। तो 200 अपॉन 50 करेंगे तो हमें 4 एम्पियर का करंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो मेन आर्मेचर करंट निकल के आ रही है वो कितनी है 24 एम्पियर। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा ये गया है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें बताना है। तो E बराबर में क्या हो जाएगा, V प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस ब्रश ड्रॉप वोल्टेज। तो दो ब्रश इसमें यूज करे गए हैं, है ना, दो ब्रश इन जनरल यूज होते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा 200 ये हो जाएगा प्लस आई ए इंटू आर ए। तो हमें चाहिए क्या है, हमें ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आई ए का वैल्यू कितना 24 है, आर ए का वैल्यू 0.5 है, और ब्रश ड्रॉप दो ब्रश हम इसमें बाई डिफॉल्ट कंसिडर कर रहे हैं। तो दो ब्रश हो गए और पर ब्रश कितना है 1 वोल्ट का ड्रॉप है। तो 200 प्लस 12 प्लस 2 यानी कि 214 वोल्ट इसमें जो है हमें जनरेटेड वोल्टेज का वैल्यू देखने को मिल गया। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस आर नॉट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू शंट एंड कंपाउंड जनरेटर। देखो यदि हम बात करें कांस्टेंट लॉस की, जो लॉस आईए पे डिपेंड नहीं करता है उसको कांस्टेंट लॉस कहते हैं। यदि हम बात करें वेरिएबल लॉस की, तो ये जो लॉस होता है वेरिएबल, ये आईए पे डिपेंड करेगा, ये वेरिएबल लॉस तभी कहलाएगा। तो देखो यदि हम कांस्टेंट लॉस की बात करें तो कांस्टेंट लॉस के केस में क्या होता है, शंट फील्ड वाइंडिंग ये कांस्टेंट लॉस में चला जाता है। आयरन लॉस हो गया, मैकेनिकल लॉस हो गया, ये कांस्टेंट लॉस में चला जाता है। स्ट्रे लोड लॉस हो गया, ये कांस्टेंट चला जाता है। वेरिएबल की बात करें तो इसके केस में क्या आ जाएगा, फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग कॉपर लॉस, है ना, कॉपर लॉस ये वेरिएबल में चला गया। इसके बाद ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप लॉस, एक ये हो गया, है ना। तो इस तरीके से देखें तो इसमें जो आर्मेचर कॉपर लॉस है ये कांस्टेंट लॉस नहीं है ना, ये वेरिएबल लॉस है। आर्मेचर कॉपर लॉस क्या है, वेरिएबल लॉस है आर्मेचर कॉपर लॉस। क्यों, क्योंकि आर्मेचर करंट है वो चेंज होगी तो आर्मेचर कॉपर लॉस लगातार चेंज होगा। तो इस तरीके से जो आर्मेचर कॉपर लॉस है ये कैसा लॉस है, ये एक वेरिएबल लॉस है, यानी कि कांस्टेंट लॉस नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों जो लॉस हैं वो कांस्टेंट लॉस है। हिस्टैरिसीस लॉस आयरन लॉस का एक पार्ट है, एडी करंट लॉस भी आयरन लॉस का एक पार्ट है ना। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन आयरन लॉस से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक डीसी जनरेटर है, इसमें 48 कंडक्टर्स का यूज किया गया है और 4 पोल्स हैं, तो पोल पिच कितनी होगी। तो अभी मैंने बताया था पोल पिच दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पोल। तो देखो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने गिवन है ना, 48 कंडक्टर हैं तो 48 स्लॉट्स होंगे और 4 पोल है ना, तो 12 आंसर आ गया।
अगला क्वेश्चन है, एक 250 वोल्ट, एक सेकंड, लाइट का इश्यू हो गया, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कवर करेंगे, है ना। बाकी हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, है ना। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इन फ्यूचर जितने भी नोटिफिकेशन है वो अब तक इजीली पहुंच सके। बाकी हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।